नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स आईक्यू। इंडिया और जापान ने मिलकर एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेनली फोकस करता है आईसीटी, जो कि है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इस फील्ड पर दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों कंट्रीज मिलकर अपनी कोऑपरेशन इंक्रीज कर, मगर मेनली इस एग्रीमेंट में लिखा है कि जो जापान के साथ इंडिया कोऑपरेशन करेगा वह उसकी सारी जो टेक्नोलॉजी या उसकी सारी कम्युनिकेशन वह सभी इंडिया को प्रोवाइड करेगा। इंडिया को हेल्प करेगा इन दी 5G सेक्टर या स्पेक्ट्रम में। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है इंडिया जापान इंक पैक्ट टू एनहांस कोऑपरेशन इन आईसीटी। तो दो फ्रेंडली नेशंस इंडिया और जापान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसका नाम ये मेनली साइन किया गया है फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यह पहला एग्रीमेंट है कि जब जापान के पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे के बाद जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर उनके साथ इंडिया ने ये पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मेनली दोनों कंपनीज अपनी कोऑपरेशन इंक्रीज करेंगी 5G को लेकर। जापान में तो मगर 5G वर्किंग पर है, मगर इंडिया में अभी उसकी ऑक्शन होनी है, मार्च में स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जापान अपनी काफ़ी कोऑपरेशन करेगा इंडिया को इस 5G स्पेक्ट्रम और 5G टेक्नोलॉजी में। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एमओयू के फीचर्स देखो। जो इंडिया में अगर इसको इम्प्लीमेंट करेगा, दोनों कंट्री कोऑपरेशन करेंगी, तो ये काफ़ी सेक्टर्स पर करेगी। तो मेनली देखें तो इनका पहला जो सेक्टर होगा वह टेलीकॉम सिक्योरिटी को लेकर होगा, जिसमें कि दोनों मिलकर कंट्रीज मिलकर अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करेंगे टेलीकॉम सेक्टर में। उसके बाद 5G टेक्नोलॉजी। तो अगर हम करंट सिनारियो देखें तो इंडिया ने तो चाइना को बॉयकॉट किया है कि हम उसका जो 5G प्रोक्यूरमेंट है, 5G जो उनके डिवाइसेस हैं उन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद अब हमारे पास सिर्फ जापान ही बचा है जो कि हमें इस 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम है, जो कि इंडिया को, अगर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो इस फाइबर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू हम जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसे बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर होती है ये ओशियन यानी कि सी के थ्रू कनेक्ट की जाती है, दो आइलैंड्स को कनेक्ट की जाती है। फिर उसके बाद स्मार्ट सिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वह इंडिया में काफ़ी स्मार्ट सिटीज़ उन्होंने अनाउंस किया। तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उनकी नई जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वह जापान प्रोवाइड करेगा। फिर बाद में जो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेक्टर में जो 5G की स्पेक्ट्रम अब डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे टेलीकॉम कंपनीज को, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो उसके प्रोक्यूरमेंट होंगे, उसके डिवाइसेस होंगे, वो भी जापान प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ एक एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फॉर ब्रॉडबैंड इन अनकनेक्टेड एरिया की एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करें, जिससे कि हमारे जो कई इंडिया में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर हमारी अब प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पर जापान इंडिया की हेल्प करेगा कि उसे प्रॉपरली फुल एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिले। और उसके साथ ही लास्ट है सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे कि वेस्ट बंगाल इधर जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो वहां पर जापान में भी कई बार जो नेचुरल डिजास्टर है तो दोनों कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और अपने पॉइंट्स भी शेयर करेंगे। अगर एशिया में देखें तो दो मेजर कंट्रीज हैं, चाइना को अगर हम साइड में निकालें और रशिया को, एक जापान और इंडिया है। ये दोनों ही एंटी चाइना है। जापान भी कभी भी चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन इंक्रीज नहीं करता और इंडिया भी आत्मनिर्भर आत्म भारत होना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जापान को भी पता है कि जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जापान के पास इतनी टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर जो 5G की 6G तक की उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, तो चाइना उन्हें अपनी मार्केट का एक्सेस नहीं देता। तो फिर इसी कारण जो जापान है वह हर बार इंडिया के साथ अपनी कोऑपरेशन इंक्रीज करता है और इंडिया में अपनी जो नई टेक्नोलॉजी है उसे लेकर आता है। फिर दोनों देशों ने मिलकर पिछले साल सितंबर में एक मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसमें दोनों देशों की जो मिलिट्री है आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और जो उनकी जो टेक्नोलॉजी भी होगी वह आपस में शेयर कर सकते हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेंगे। इस मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के बाद अब जापान इंडिया की 6th कंट्री बन चुका है, जिसके साथ इंडिया का जापान के साथ जो मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। तो अगर हम इंडिया के जो पहले कंट्रीज देखें तो पहले इंडिया ने अमेरिका के साथ
फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किए थे। तो हाल ही में रिसेंटली ही इंडिया ने जापान के साथ भी इसी एग्रीमेंट को साइन किया है और इसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया ने भी अनाउंस किया है कि वह जो 30% एयरक्राफ्ट्स हैं जो हमारी एयरफोर्स यूज करती है, तो वह अब से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इसके हम जापान को या और भी कई कंट्रीज को हम इसे सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के अलावा दोनों देशों ने एक न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट भी साइन किया था। इंडिया और जापान ने इसको 2015 में पहली बार साइन किया था और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि जब इंडिया अपने देश में, इंडिया भारत में जब न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो डेवलप करेगा, तो उसकी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी जैसे रिएक्टर, फ्यूल और टेक्नोलॉजी, वह सभी जापान प्रोवाइड करेगा। तो इस एग्रीमेंट में लिखा है कि तकरीबन इंडिया 1000 मेगावाट की जो कैपेसिटी के जो रिएक्टर्स हैं वह जापान से परचेज करेगा और साथ ही आने वाले समय में जो न्यूक्लियर ब्रीडर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है वह भी जापान प्रोवाइड करेगा इंडिया को। तो ये तब मुमकिन होगा जब इंडिया ने एक NPT साइन किया, जो कि है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसे साइन किया। तो तभी इसी के बाद ही जापान एंटर हुआ सिविल न्यूक्लियर डील के साथ कि अब जापान किसी इंडिया के साथ अब सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर सकता है, यानी कि मगर ये जो न्यूक्लियर एनर्जी ये पीस के लिए यूज की जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज की जाएगी। और दोनों देशों के काफी मिलिट्री रिलेशंस भी अच्छे हैं, जैसे दोनों देशों की आर्मी मिलकर एक धर्म गार्डियन एक्सरसाइज भी कंडक्ट करती है। इसे पहली बार 2018 में कंडक्ट किया गया था। और दोनों देशों की एयरफोर्स की देखें तो ये चिन्यू मैत्री नाम की एक बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, यह भी 2018 में पहली बार कंडक्ट की गई थी। और दोनों देश मिलकर एक मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं, जो हर साल रेगुलर बेसिस पर होती है, कभी इंडियन ओशियन रीजन में और कभी साउथ चाइना सी में। दोनों देशों ने अपनी कोऑपरेशन भी इंक्रीज की है इन डिफेंस को लेकर, जो कि है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में। तो इस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के अकॉर्डिंग कि जब जापान चाहे तो इंडियन ओशियन में आकर अपनी जो रिसर्च है वह उसे कंडक्ट कर सकता है और इंडिया जो जापान के साथ जितने भी ओशियन लगते हैं वहां पर भी एक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में जाकर अपनी रिसर्च कर सकता है। और मेनली अब करंटली डेटा देखें तो इंडिया के पास मेनली 2 मैरीटाइम अवेयरनेस डोमेन सेंटर्स हैं, जो कि है IMAC, एक है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर और दूसरा है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन के लिए। और इसके हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम, हरियाणा में। इंडिया के लिए जापान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अभी तक इंडिया वैसी अभी डेवलप कर नहीं पाया। तो अगर हम रिसेंटली देखें तो जापान ने 5G तो कब का लॉन्च किया है, उसके बाद अब जापान ने अनाउंस किया कि वह 2030 तक 6G नेटवर्क लेके आएगा। तो अभी तो हम देखें तो हमारे पास तो अभी 5G लॉन्च ही नहीं हुआ, तो हम कहीं ना कहीं जापान से भी कई साल पीछे हैं। और इससे दोनों देश जो मिलकर अपनी कोऑपरेशन भी इंक्रीज करते हैं, इंडिया को बहुत ही बेनिफिट होता है कि वह अपनी टेक्नोलॉजी वहां से ट्रांसफर इजीली कर पाता है। तो ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।